बच्चों, हमने पहले वीडियो में देखा था कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके एक दूसरे से कंबाइन करने के या रिएक्शन करने के तरीके क्या होते हैं। आज उसको कंटिन्यू करके आगे कुछ और टॉपिकों को लेकर आए हैं हम। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो को छोड़ा था वो एक क्वेश्चन में छोड़ा था। वो ये था कि आपका CH3 CH2Cl प्लस CH3 CH2 CH2Cl इसकी रिएक्शन होनी थी सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में, और हमने आपसे पूछा था कि इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमने कहा था कि अगर दो टाइप के हैलाइड हों और उनकी रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में हो तो कैसे होगा। तो पहले तो ध्यान देना चाहिए कि अगर सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है ईथर के प्रेजेंस में, तो ये कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करेगा, किस क्रियाविधि को शो करेगा, फ्री रेडिकल वाले को। यानी यहाँ पे हमारी फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक वाली रिएक्शन या अभिक्रिया होगी। तो उसमें हमने बताया था कि जब पहले वाले हाइलाइट और दूसरे वाले हाइलाइट को आप अलग अलग लिख लीजिए और पहले फ्री रेडिकल बना लीजिए। तो CH3 CH2Cl का सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में जब होमोलिसिस होता है, क्या होगा, होमोलिसिस होगा। तो यहाँ से आपका CH3 CH2 रेडिकल बनेगा, एथिल रेडिकल। ऐसे जब इस रेडिकल का CH3 CH2 CH2 CH3 का सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में होमोलिसिस होगा। आप जानते हो कि सोडियम एक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस करेगा। तो यहाँ से हमें प्रोपिल फ्री रेडिकल मिलेगा। अब हमारे मिक्सचर में दो टाइप के फ्री रेडिकल हैं, एक एथिल एक प्रोपिल। तो हमने कहा था कि इनको अलग अलग करके और सोचिए ध्यान से कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इनके यानी फ्री रेडिकल्स के मुक्त मूलकों के हम पहली प्रॉपर्टी पे, इनके पहले गुण पे आए। तो पहला इनका लक्षण क्या है कि फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, कपलिंग करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो अगर ये एथिल रेडिकल जुड़े तो क्या बनाएगा, तो हम पहले एथिल रेडिकल को लिख रहे हैं। और इसके पास जुड़ने के दो तरीके हैं, क्योंकि एक एथिल रेडिकल इससे भी जुड़ सकता है और खुद से भी जुड़ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अगर ये खुद से ही मिल जाए, क्या हो, खुद से ही मिल जाए, यानी एक एथिल रेडिकल दूसरे एथिल रेडिकल से कंबाइन कर ले, तो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। अगर ये प्रोपिल रेडिकल आपस में कंबाइन कर लें तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल रेडिकल का नाम है CH3 CH2 CH2। इस रेडिकल का आपस में जब कपलिंग होगा, आपस में जब जुड़ेंगे तो 3 कार्बन का एल्केन बनेगा, यानी हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा, हेक्सेन। हम नाम लिख दिए हैं, तो आप ये इस तरह से फार्मूला लिख सकते हो। तीसरा, ये तो आपस में कपलिंग किए हुए हैं, यानी ये रेडिकल इस रेडिकल से खुद के रेडिकल से कंबाइन हुआ है, कपलिंग किया है। ये रेडिकल खुद के साथ कपलिंग किया है। अब क्या हो जाए, ये दोनों आपस में कपलिंग कर लें, तो ये पहली जो रिएक्शन है ये इसमें कपलिंग हुई है, क्या हुई है, लेकिन आपस में कपलिंग हुई है। और जो तीसरी रिएक्शन है ये इसकी कपलिंग इसके साथ हो रही है, यानी एथिल रेडिकल इज गोइंग टू कपल विद प्रोपिल रेडिकल। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 और 2 5 का क्या होगा, पेंटेन होगा, एल्केन। और आप जानते भी हो उस रिएक्शन से हम लोग एल्केन ही बनाते हैं। तो जो ये थर्ड वाली इसकी प्रॉपर्टी है, या थर्ड वाला जो प्रोडक्ट पेंटेन है, ये कैसे बना, ये बना है आपका क्रॉस कपलिंग से। कैसे, क्रॉस कपलिंग से, यानी दो अलग टाइप के फ्री रेडिकल्स आपस में कपलिंग करके इस प्रोडक्ट को बनाए हैं। ये तीनों प्रोडक्ट आपके
फ्री रेडिकल के पहले वाली प्रॉपर्टी से आते हैं कि अगर कपलिंग हो तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से कपलिंग हो जाए, इस तरह से कपलिंग हो जाए, इस तरह से कपलिंग हो जाए, तो ये 3 टाइप के। अब फ्री रेडिकल की दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो फ्री रेडिकल की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन होमोलिसिस ऑफ ए बॉन्ड। फ्री रेडिकल कैन होमोलिसिस ऑफ ए बॉन्ड, मतलब ये जो फ्री रेडिकल है ये दूसरे वाले फ्री रेडिकल के किसी बॉन्ड का होमोलिसिस कर सकता है। आइए देखते हैं चौथा। अगर CH3 CH2 एथिल रेडिकल, इसको हमने ले लिया, ये क्या करें, ये प्रोपिल रेडिकल, इस प्रोपिल रेडिकल का जो है इसमें जो CH बॉन्ड उसको होमोलिसिस करे। तो यहाँ पे 2 CH बॉन्ड हैं, एक इस वाले कार्बन का, ध्यान देखिए इस वाले कार्बन का CH बॉन्ड और एक इस वाले कार्बन का CH बॉन्ड। यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक एथिल हो गया, एक प्रोपिल हो गया। तो ये एथिल रेडिकल क्या कर रहा है, इसके CH बॉन्ड को, एथिल रेडिकल इसके CH बॉन्ड को क्या कर रहा है, होमोलिसिस कर रहा है। इसके CH बॉन्ड को होमोलिसिस करने जा रहा है। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखिएगा। तो हम फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर ये फ्री रेडिकल क्या करे, इसके बॉन्ड्स को होमोलिसिस करे। तो यहाँ पे अगर ये फ्री रेडिकल जाएगा होमोलिसिस करने, तो इसके पास 2 टाइप के CH बॉन्ड है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसको हम 2 तरह से लिख ले रहे हैं कि CH3 CH2 ये रेडिकल, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि ये वाला इस वाले बॉन्ड को होमोलिसिस कर रहा है, और यहाँ पे मान ले रहे हैं कि इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस कर रहा है। यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को हम ऐसे लिख रहे हैं, CH हो गया, CH2 था, ऐसे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये इसका होमोलिसिस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा वो इसके पास चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH3 मीथेन बन जाएगा, एथेन। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3 बनेगा पहले से था जो, और ये CH रेडिकल बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा ना, तो ये रेडिकल बनेगा ये वाला, और ये हमारा पहले से रेडिकल था CH2। तो दोनों रेडिकल पास में है तो आपस में क्या कर लेंगे, कपलिंग कर लेंगे। तो कपलिंग करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले बॉन्ड का तो होमोलिसिस हमने पहले कर दिया। हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस ना करके इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस कर दे। यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर इसका होमोलिसिस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा, ये इसको ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो फिर से आपका वही एथेन बन जाएगा। प्लस अब यहाँ पे जब होमोलिसिस हुआ तो यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा उसको बना लेते हैं, CH2 CH2 CH2, ये CH2 CH2 CH2, ये रेडिकल हमारा पहले से था, और यहाँ से एक रेडिकल और बन गया। अब बच्चों ये दोनों आपस में कपलिंग करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब ये दोनों आपस में कपलिंग करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे बना है बॉन्ड। इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, और यहाँ पे फ्री रेडिकल था, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, साइक्लोप्रोपेन बन गया। यहाँ पे इस वाले एथिल फ्री रेडिकल ने इसमें उपस्थित 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को 2 अलग टाइप से तोड़ा, तो एक बार प्रोपीन बना और एक बार साइक्लोप्रोपेन बना। अब क्या करें, ये वाला फ्री रेडिकल हो सकता है कि इस वाले बॉन्ड को तोड़ दे। देखिए ध्यान से, इसके वाले को। तो अब की बार जो हमारा CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल है, अब की बार ये इसका होमोलिसिस कर रहा है। इसके पहले इसने इसके किया था, और इसने 2 तरीके से किया था, एक बार इसके बॉन्ड को तोड़कर, एक बार इसके बॉन्ड को तोड़कर। अब की बार ये इसके तोड़ेगा, तो ये बन जाएगा H, इस वाले को H CH2 रेडिकल। तो जब ये टूटेगा ये वाला बॉन्ड, इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, और यहाँ से CH2 रेडिकल था, एक रेडिकल इस पे आ गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा।
और कुछ हो सकता है बच्चों? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कुल कितने प्रोडक्ट हमारे बने। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये कैसे बना हमारा? ये दूसरे वाले बॉन्ड का होमोलिसिस करके, यानी जो फ्री रेडिकल की दूसरी प्रॉपर्टी है उसको यूज करके फ्री रेडिकल ने बनाया। इस रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन। आइए अपने हम कंपाउंड गिनते हैं। एक हमारा ब्यूटेन बना, दूसरा हेक्सेन बना, तीसरा पेंटेन बना, चौथा इथेन बना, पांचवा प्रोपीन बना, ये एथेन हो गया, छठवां साइक्लो प्रोपेन बना, सातवां प्रोपेन प्रोपेन ही बना केवल, और एक यहाँ पे आठवां एथेन बना। सही है। तो टोटल 8 कंपाउंड का क्या मिलेगा? टोटल 8 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन था जो हमने उस दिन होमवर्क के लिए दिया था आपको। तो ये 8 कंपाउंड मिलेंगे आपको, वो आपके सामने बनाए हुए दिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्री रेडिकल्स के बारे में आप लोग कक्षा 10th में या क्लास 10th में पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें आपने देखा था कि ये मीथेन है, तो जब इसका क्लोरीन के साथ सनलाइट, यहाँ पर ले देते हैं हम लोग सनलाइट, या केवल ऐसे H नहीं बना देते हैं। जब क्लोरीन के साथ मीथेन की रिएक्शन होती है तो ये जो है ऐसे होती है। पहले सनलाइट के प्रेजेंस में इस क्लोरीन बॉन्ड का क्या होता है? होमोलिसिस होता है, यानी फ्री रेडिकल बनता है। 2 बॉन्ड टूटते हैं, मतलब 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये दोनों फ्री रेडिकल इस वाले मीथेन में जो CH बॉन्ड है, मीथेन को हमने ऐसे लिख लिया CH3 और एक H बाहर निकाल लिया। इसमें एक फ्री रेडिकल क्लोरीन वाला इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस कर देता है, इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस कर देता है, और ये Cl इस H से जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा, और ये CH3 जो रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा? CH3 रेडिकल बनेगा। तो वह CH3 रेडिकल इस वाले रेडिकल क्लोरीन से दूसरे वाले से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। अब इसका फर्दर अगर होमोलिसिस हो जाए तो CH2Cl, एक H लिख दे रहे हैं यहाँ पे, CH2Cl, या ऐसे लिख दीजिए एक H यहाँ पे। इसका फिर से दूसरे वाले क्लोरीन से, मतलब और भी क्लोरीन का होमोलिसिस हुआ उससे हो जाए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH2Cl2, क्योंकि यहाँ से टूटेगा, एक Cl इसको मिल जाएगा, एक Cl इसको, प्लस HCl। इसका फर्दर हो जाए तो CHHCl2 प्लस Cl, यहाँ से फिर से टूटेगा तो CHCl3 बन जाएगा, और HCl। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। और अगला इसका और फर्दर हो जाए तो ये CHCl3 था, फिर से यहाँ पे 2Cl रहेगा, 2Cl, क्योंकि एक Cl इसके साथ जा रहा है, एक Cl हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। इसके बारे में भी आप एक बहुत अच्छी चीज़ याद रखिएगा कि यह एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट माने विलायक है, यानी अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। ये क्या है? अध्रुवीय विलायक है। इसको भी याद रखिएगा, CCl4 अध्रुवीय विलायक है, इसमें कोई भी ध्रुवीयता नहीं होती, पोलराइजेशन नहीं होता, यानी कहीं पर कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो इसको जो है हम लोग सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। तो आगे इसका यूज बहुत होगा, इसका तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3 और CCl4 ये आपका सॉल्वेंट है। चलिए, ये जो सनलाइट में जो क्लोरीनेशन, इसको क्लोरीनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। क्लोरीनेशन भी हुआ
तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करेगा, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं एक आध दो एग्जाम्पल के साथ और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे बनाए रखेंगे कि यह कभी हमें भूले ना, यानी हम रोज़ एक दो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस में लिए रहेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये है, कोई कंपाउंड है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है और इसका सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो क्या होगा। तो यहाँ से आप जान रहे हो कि फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि आप देखते ही समझ जाओगे सोडियम ये एक एल्केन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इसका नाम है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। आप जान जाओगे कि एल्केन है या इसको बोले एल्किल हैलाइड है। इसकी सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये रेडिकल बनेगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये रेडिकल बनेगा। और ये किसी दूसरे वाले रेडिकल से क्या कर लेगा, कपलिंग कर लेगा, ये यानी ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला बनेगा। यहाँ पे और भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे ये वाला, ये तो बना। आप जानते हो कि अगर ऐसे कोई दूसरा फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे इसके पास कितने एच होंगे, 2 एच होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे मतलब चार वैलेंसी पूरा करोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पे इसके 1 हाइड्रोजन होगा, ऐसे यहाँ भी इसके पास ऐसे होंगे। तो ये मेन स्ट्रक्चर ये है कंपाउंड का, हर जगह सी है। ठीक है बच्चों, हर जगह सी कार्बन है। अब ये फ्री रेडिकल हो सकता है कि इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस करें, इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस करें, इस वाले का तो करे, इसका करे, इसका करे, इसका करे, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। आप उसको करके कंपाउंड बनाइएगा कि कितने कंपाउंड बनते हैं। ये हमारा फ्री रेडिकल था। आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं चल के, हमारा होमोलिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। अगला टाइप का हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होना था वो था हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक फिजन। इसको हिंदी में बोलेंगे विषम विदलन। यानी अगला जो टाइप था हमारा वो, तो आइए देखते हैं। जो हमारा विषम विदलन है, अगर मान लीजिए HCl है, यहाँ पे हम लिख दें होमोलिसिस माने फ्री रेडिकल बनना। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, तो यहाँ से आपके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल। लेकिन इसी वाले कंपाउंड का अगर हम हेट्रोलिसिस कराएं, क्या कराएं? हेट्रोलिसिस मतलब विषम विदलन कराएं, तो क्या होगा? ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये पूरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द्वारा ले लिया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस। और इसको हम बताए भी थे कि जहाँ पे हेट्रोलिसिस होता है वहाँ पे आयंस बनते हैं, जहाँ होमोलिसिस होता है वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब हमें इसको देखना ध्यान से। चलिए इसको लिख लीजिए। बच्चों थोड़ा सा स्टार बना के लिख लीजिएगा। एक जो CH3 रेडिकल आप पढ़े थे, एक ये रेडिकल हम बता रहे हैं, एक ये रेडिकल बता रहे हैं। जो CH3 रेडिकल होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और जो ये वाला होता है ये कुछ ऐसे बनता है। सॉरी यहाँ पे F है। तो यहाँ पे CH3 आए तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है
हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, इसका sp2 होता है जबकि इसका sp3 होता है। ये हम लोग कुछ दिन के बाद क्या नाम 11th में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको अच्छे बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है। ये sp2 और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री माने ज्यामिति, कि यह देखने में कैसा होगा, तो ये प्लेनर होता है, प्लेन में होता है, मतलब एक ही प्लेन में आ जाएगा ऐसे। लेकिन जो ये होता है ये पिरामिड के आकार होता है, पिरामिडल क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होता है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि CH3 रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास हेट्रोलिसिस टॉपिक है, तो इसमें मान लीजिए अगर CH3Cl है, इसका हम लोग करा रहे हैं हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस माने जो, हाँ हेट्रोलिसिस बच्चों वहाँ पे होता है जहाँ पे कुछ पोलराइजेशन हो। पोलराइजेशन माने कि एक तरफ कुछ प्लस आपको दिखे, एक तरफ कुछ माइनस दिखे। जैसे HCl में क्या दिखा आपको, HCl ये आप जानते हो कि क्लोरीन जो है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये क्या करता है, ये जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर आंशिक या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जाके जब हम इसको गर्म करते हैं या कुछ कहीं पे डिजॉल्व करते हैं, तो जो ब्रेक होता है, इसको ब्रेक होने में सुविधा होती है, सुविधा मतलब मदद मिल जाती है कि इस पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, इस पर माइनस पहले से था, तो सीधा सीधा टूट गए H+ और Cl-। तो एक हिसाब से अगर हम आपको बताएं कि HCl का होमोलिसिस करना आसान है कि हेट्रोलिसिस करना आसान है, तो आप बताओगे कि इसका होमोलिसिस करना कठिन है। कठिन है क्यों? क्योंकि H और Cl जो है ये तो पोलर बॉन्ड में है, H और Cl पोलर बॉन्ड में है, तो इसमें पहले से प्लस माइनस है, और हम जानते हैं यहाँ पे प्लस माइनस होता है वहाँ पे क्या बनता है, आयन बनता है। यहाँ पे होमोलिसिस करना आसान नहीं है, लेकिन हेट्रोलिसिस करना बहुत आसान है, यानी आयन्स बनाना बहुत आसान है। तो जहाँ ये याद रखिएगा कि पोलर बॉन्ड का जो है, जहाँ पोलर बॉन्ड होता है वहाँ पे हेट्रोलिसिस होता है। यहाँ पे लिखिएगा पोलर बॉन्ड्स shows हेट्रोलिटिक फिजन। अक्सर जो पोलर बॉन्ड होते हैं उनका ही क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है, वही जो है आयंस बनाते हैं। अब यहाँ पे पोलर बॉन्ड कौन होगा, इन दोनों में से ये होगा, क्योंकि Cl है, Cl निगेटिव है, खींचेगा, ये प्लस होगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3+ और Cl-, CH3+ और Cl-। अब जो CH3+ है इसका नाम आपको याद रखना है, जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे हो, कार्बन एटम पर हो, तो उसे माने उस आयन को, है ना, उसे या उस स्पीशीज को कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहेंगे, कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो जो इसका नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बोनियम आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बोनियम आयन। यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक कंपाउंड का अगर हेट्रोलिसिस होता है तो वहाँ पे कार्बोनियम आयन्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे हम ये लिख दें CH3 CH2+, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल
कार्बोनियम आयन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपिल कार्बोनियम आयन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कार्बोनियम आयन ही कहते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो कार्बोनियम आयन ही कहेंगे या कार्बो कैटायन ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, अगर कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें कार्बन वाले के बारे में बात करनी है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेटेरोलिसिस होगा तो कार्बोनियम आयंस बनेगा, तो हम कार्बोनियम आयंस के बारे में ध्यान से देखते हैं। तो पहले तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी, या फिर इसके बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कार्बोनियम आयन, आयन है ना, मतलब कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस कार्बोनियम आयन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अगर ये CH3 है, ये CH2 प्लस है, इसमें जो ये वाला कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस कार्बन के पास, ये ऐसे बनेगा CH3 हो गया, C एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक प्लस यहाँ पे, तो आप देख ले रहे हो कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। तो आप जानते हो जितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड में पहले वाला बॉन्ड जो है S हो जाएगा, जो बाकी बचा कितना बचा 2, तो sp2, तो यानी CH2 प्लस यानी अ कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज हैज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, संकरण संख्या क्या होगी, sp2 होगी। इसको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आइए, ये हो गया। अब इनकी हम लोग स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी अगर ये है CH3, अगर ये है, अगर आपके पास दूसरा ये है, और आपका लास्ट वाला ये है, आपको बताना है कि कौन कितना स्टेबल होगा। तो आप बच्चों याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, फ्री रेडिकल के लिए भी और किसके लिए, कार्बोनियम आयंस के लिए भी, कार्बोनियम आयंस के लिए भी, दोनों के लिए सेम, कि जितना ज़्यादा CH बॉन्ड, जितना ज़्यादा CH बॉन्ड वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब अस्थाई होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, अस्थाई होगा। अब यहाँ पे इसके पास कितना CH बॉन्ड है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, इसके पास CH बॉन्ड कितना है, या हम नीचे यहाँ पे ऊपर या नीचे आप हेडिंग ही लिख लीजिएगा, हेडिंग नहीं ऐसे कि CH बॉन्ड इसमें कितना, इसमें CH बॉन्ड कितना है 0, इसमें CH बॉन्ड कितना है, आपको इसका वाला नहीं गिनना है, इस कार्बन के साथ ये वाले H जो जुड़े इनको नहीं गिनना है, इस कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन जुड़ा होगा उसके साथ जितना CH होगा उसको जोड़ना है। इसको छोड़ दिए तो आपके पास यहाँ पे कितने CH बॉन्ड बने, 3 हाइड्रोजन, 3 CH बॉन्ड, तो यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे 3 3 6, इसके साथ
2 कार्बन जुड़े हैं और दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यानी 3 3 6, यहाँ पे 3 3 9। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 CH बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये और सबसे कम स्टेबल ये। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इनके अस्थायित्व का क्रम। तो आप याद रखिएगा कि फॉर, और आपने देखा था कि फ्री रेडिकल्स में भी यही हुआ था, फ्री रेडिकल्स में भी यही आया था। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन कम था, और यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उस कमी को पूरा करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जो CH बॉन्ड का हमने नेचर बताया था, जो CH बॉन्ड का नेचर होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। आई मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, आगे वाली हेडिंग यही हमारी है। तो ये याद रखिए कि जो CH बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ से देखो 9 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा पूरी होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, इसके पास तो कोई नहीं है। तो आप ये याद रखिए, इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स कि जो हमारा प्लस वाला कार्बन होगा या रेडिकल होगा, वह कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी। इसको प्राइमरी नहीं, केवल ये किसी से नहीं जुड़ा है, तो ये 0 बोल दो, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। हम 1 से शुरू कर रहे हैं, तो अगर हमारा कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। अगर 2 कार्बन से, देखो ये वाला हमारा प्लस वाला कार्बन 2 कार्बन से, एक इससे जुड़ा है, जिसका नाम हो जाएगा आपका सेकेंडरी। और अगर हमारा कार्बन प्लस वाला 3 से जुड़ा है, तो इसका नाम आ जाएगा टर्सरी। टर्सरी। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर फ्री रेडिकल एंड कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन जितना ज़्यादा CH बॉन्ड्स होगा, यानी अगर CH बॉन्ड्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक हो गया। तो ये था इनके बारे में। अच्छा, रिएक्टिविटी अगर हम पूछ लें तो लिख लिए होंगे आप। तो अगर हम रिएक्टिविटी पूछ लें सेम क्वेश्चन में, ये हमारा प्राइमरी था। अगर हम रिएक्टिविटी पूछ लें कि ये क्रिया कैसे करेंगे, इनकी क्रियाशीलता क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हो, सबसे कम रिएक्टिव, यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी से ज़्यादा होगी, इसकी वाली सबसे ज़्यादा। यानी जब रिएक्टिविटी पूछे, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता क्रम। यानी ये बहुत तेज रिएक्शन करेगा, ये उससे कम करेगा, ये और कम करेगा, ये सबसे कम करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल, हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतना कम रिएक्टिव, जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल हो उतना ज़्यादा रिएक्टिव। चलिए ठीक है, अब हमारे पास आयंस भी मिल गए। अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास 2 टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें हम अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। मतलब जैसे कोई बॉन्ड है, तो ये ब्रेक कब होगा, टूटेगा कब, जब इस पर कोई अटैक करेगा। मतलब इस पर कोई मतलब अटैक करेगा, इस पर प्रघात करेगा, है ना, मतलब इस पर अटैक करेगा तब ये टूटेगा। तो जो अटैक करने वाले होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं हमारी केमिस्ट्री में। कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं।
तो आइए देखते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे का नाम है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आपके दो ही अटैकिंग रिएजेंट है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसको कहते हैं नाभिक स्नेही। तो आप इसको याद रखेंगे, स्नेही माने प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल। जो नाभिक से प्यार करे उसे हम कहेंगे नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा यानी इसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ध्यान से देखना, इसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा तुरंत पहुँच जाएगा उससे प्यार करने, और इसे जहाँ पे नाभिक दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, वहाँ चला जाएगा प्यार करने। तो न्यूक्लियस से प्यार करेगा यानी किससे प्यार करेगा, ये पॉजिटिव से प्यार करेगा। ये किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव से। तो इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं पॉजिटिव लविंग, है ना, पॉजिटिव लविंग, मतलब ये पॉजिटिव से लव करेगा। और इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या, निगेटिव लविंग, मतलब ये क्या करेगा, निगेटिव से प्यार करेगा। तो अगर आप जानते हो ये जनरल सेंस में कि अगर कोई निगेटिव से प्यार कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी वो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो पॉजिटिव से प्यार कर रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, निगेटिव होगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि NH3 क्या है। NH3 एक बेस है, NH3 क्या है, एक बेस है। यहीं से आप याद रखिएगा, NH3 एक बेस है। और आप जानते हो कि NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को ये दे सकता है, ये बेस है। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, उन्हें या वो लिविस बेस कहलाते हैं, लिविस बेस कहलाते हैं या कहते हैं हमने। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उसे हम लोग लिविस बेस कहते हैं। तो जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या कहेंगे, जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या कहते हैं, उसे लिविस एसिड कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, लिविस एसिड कहेंगे, लिविस एसिड कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जहां पे आपका एक माइनस आता है क्लोरीन पे, इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस ऐसे नहीं आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इसने और ले लिया, यानी एक पेयर बन गया इलेक्ट्रॉन्स का, तब जाके वो माइनस होता है। तो ये याद रखिएगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम आगे बहुत सारी चीजें करेंगे। कि जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दे दे, उसे हम लोग लिविस बेस, और जो ले ले उसे हम लोग लिविस एसिड कहेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग थी ये, या टॉपिक था। अब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा यानी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पर क्या होगा, अक्सर हम पॉजिटिव नहीं होता, मतलब हम लिख रहे हैं कि अक्सर ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे वो क्या कहलाते हैं, लिविस एसिड कहलाते हैं। अभी हमने देखा ये क्या होते हैं, लिविस एसिड होते हैं। कौन, इलेक्ट्रोफाइल्स आर लिविस एसिड। और ये क्या होते हैं, ये लिविस बेस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो जो हमारा कार्बोनियम आयन है, स्टार में लिखिएगा, कार्बोनियम आयन
ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोनियम आयन हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है। और क्या है, और लुईस एसिड है, और क्या है, लुईस एसिड है। बच्चों ये कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। कार्बोनियम आयन क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करे उसे इलेक्ट्रोफाइल। और ये लेविस एसिड क्यों है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। अभी हमने लेविस एसिड और लेविस बेस की डेफिनेशन देखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड है, तो इस साइड मान लीजिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया पार्शियली, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये कोई एटम ए है, ये कोई एटम बी है, ये बॉन्ड है। अब बताइए कि आपके पास अटैक करने वाले दो लोग हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। तो अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स आर नेगेटिव लविंग या इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना, इसको बोल सकते हो आप क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये आप बोल सकते हो न्यूक्लियस लविंग, यानी ये न्यूक्लियस प्यार कर, न्यूक्लियस मैंने जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। सॉरी। अब बताइए कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे कि इस पे। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा, नेगेटिव यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो कहाँ अटैक करते हैं, नेगेटिव वाले पे। यानी इस बॉन्ड को तोड़ना है और आपने इलेक्ट्रोफाइल डाला तो इसको तोड़ेगा, और ये कहाँ पे तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, और इस पर अटैक करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको आप ऐसे बना लीजिएगा, ये मिटा रहे हैं हम ये वाली चीज़। ये लिविस एसिड होते हैं कार्बोनियम आयन, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, देखिए BF3 SnCl4 AlCl3 FeCl3 ZnCl2 SbCl5 ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब ये कौन से होंगे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे NH3 हो गया, ये लोन पेयर दे देगा। वाटर तो एम्फोटेरिक होता है, वाटर दोनों रखता है। ठीक है, ये हो गया। इस बात क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दे आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, NEU न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे जिसके पास पेयर हो वो भी, और जो ले वो इलेक्ट्रोफाइल, जो दे वो इलेक्ट्रोफाइल। बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, हम लोग स्टेबिलिटी को आप ये जान गए ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नाभिक से नहीं क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या होते हैं। आगे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताइए। CH2 एक Cl लगा है, यहाँ पे CH2 प्लस बॉन्ड प्लस है, 2 Cl लगा है, यहाँ पे CH2 प्लस है, 3 Cl लगे हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है,
देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक ही। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन लगा है, क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की, है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये देने वाला था, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन पहले इधर खींचने लगा, तो यानी इसकी कमी को और कमी कर रहा है, इसकी कमी को 2 लोग और कमी कर रहे हैं, इसकी कमी को 3 लोग कमी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब ये क्लोरीन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि इसको इसको देना था, इसने अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन कमी और हो गई। यहाँ पे 2 लोग खींच लिया और कमी हो गई, 3 लोग खींच लिया और कमी हो गई। जितना ज़्यादा कमी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और कमी होती जा रही है, तो यानी ज़्यादा क्या होगा, वो अनस्टेबल होता जाएगा। हो गया। अगला अगला बताइए। आपका अगला है, जहां कहीं भी आपको इस तरह से दिखे, इस तरह से, इसे हम लोग कहते हैं एलिल ग्रुप। क्या कहते हैं, एलिल ग्रुप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एलिल ग्रुप कहते हैं। जहाँ पे एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो, उसके साथ में एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग एलिल ग्रुप कहते हैं। तो अगर ऐसे है, इसके ऊपर प्लस आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर प्लस आ जाए, तो क्या होता है कि जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये बॉन्ड पूरा पूरा यहाँ चला जाता है। तो इसको हम कह देते हैं ऐसे, ये सिंगल हो जाता है और ये वाला प्लस वाला आके इस पे चला जाता है, और ये डबल हो जाता है, ये, ठीक है। इस चीज को हम लोग कहते हैं, ये समझ में आया। यानी ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये प्लस चार्ज इस पे आ गया, ठीक है, और इस पे एक ये बॉन्ड है, ये रिजोनेंस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। ये क्या है, रिजोनेंस हो रहा है, ये रिजोनेंस हो रहा है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि CH3Cl, और तो आपको बताना है कि CH3 CH2 प्लस इसमें, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है। जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे जो ये लगे हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बार इसके ऊपर जा रहा है, एक बार इसके ऊपर जा रहा है, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरा एक बार ये ले रहा है, एक बार पूरा पूरा ये ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पूरा खुद ही लिया है और यहाँ से केवल सपोर्ट मिल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को बांट रहे हैं, इसके दुख को बांट रहे हैं लोग, इसके दुख को बांट रहे हैं 2 लोग। यहाँ पे केवल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है हम साथ हैं साथ हैं। तो जो जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट मिले वो ज़्यादा स्टेबल, यानी ये स्टेबल होगा ज़्यादा। हम आपको कुछ कंपाउंड दे रहे हैं और बताइए आप कि इनमें से कौन कितना स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ए आपका है CH3CH2 प्लस, बी आपका है CH3 डबल बॉन्ड CH प्लस, सी आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अगला आपका है डी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड प्लस इस पे, और यहाँ पे CH3। ई आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2।
ये आपके पास 5 आयंस लिखे हुए हैं, इनमें बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इनका ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। 1 मिनट टाइम ले लीजिए और जरूर बताइए। हो गया? आइए देखते हैं। जो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस यहाँ से एक बार रेजोनेंस कर लेगा। देखो ये वाला बन रहा है ना, ये वाला फॉर्म। तो एक बार ये प्लस इस पे चला जाएगा और एक बार रेजोनेंस इधर से कर लेगा, तो एक बार ये प्लस इस पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये प्लस चार्ज 1 2 3 पे जा रहा है। यहाँ पे एक ये प्लस चार्ज कितने पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है। यहाँ पर भी कितने पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है इस पे। लेकिन और यहाँ पे इसी के ऊपर है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे पूरा पूरा प्लस जो है 3 लोगों पे जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही हो गया, ई। फिर सी और डी में कौन स्टेबल होगा? देखो सी में यहाँ पर भी 2 पे प्लस जा रहा है, इस पे और इस पे, और यहाँ पर भी इस पे। लेकिन यहाँ पे एक CH3 लगा है जो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है थोड़ा सा कि और ले लो। तो यहाँ से सी और डी में डी जो है सी से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद सी हो जाएगा, इसके बाद आपका बी हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? ए। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी स्थायित्व का क्रम है। ठीक है, ठीक है, हो गया। आइए अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। यहाँ पे प्लस है ये और आपका ये प्लस। बताइए इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो ये इसमें ये होगा, इसका कारण ये है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक, या हाँ ये क्या है? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन लिख लेते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड होगा ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 हो जाए 6 हो जाए, यानी 2n+2 हो जाए, 2n+2 हो जाए, 2n+, या इसको हम बाद में अगले वीडियो में बता देंगे कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या होता है। आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन हो वो एरोमेटिक होते हैं, जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। 4 हो 8 हो इसको हम लोग नॉन। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स या आयंस। ये हो गया। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्री रेडिकल्स की, ऐसे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे किसकी? कार्बोनियम आयंस की। तो आइए इसको हेडिंग के रूप में लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस। मतलब इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी कार्बोनियम आयन जैसे फ्री रेडिकल ने क्या क्या किया था वैसे कार्बोनियम आयंस क्या क्या करते हैं। तो पहला, इट कैन कंबाइन विद एन एनायन,
ठीक है। ये किसी दूसरे एनायन से कंबाइन कर ले, एनायन माने निगेटिव वाला, एनायन माने निगेटिव वाला, जैसे CH3+ है, इसको कोई एनायन मिल जाए, ये कैटायन होता है, जिसपे प्लस होता है उसे कैटायन कहते हैं, जिसपे माइनस होता है उसे एनायन कहते हैं। ये क्या करे, पहला काम यही कि प्लस वाला माइनस से जुड़ जाए, तो CH3, जैसे वहाँ पे हमने देखा था खुद ही जुड़े जाए। तो ऐसे पहला वाला काम क्या कि किसी निगेटिव से प्लस वाला कार्बोनियम आयन किसी निगेटिव से जुड़ जाए, ठीक है, इस तरह से पहला काम हो गया। दूसरा काम, इट कैन कंबाइन विद अ न्यूक्लियोफाइल, यानी ये किसी न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन हो जाए। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले थे, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 है, इसके ऊपर प्लस है, मान लीजिए इस दूसरे वाले के पास प्लस है, तो यहाँ पे इसके ऊपर वाटर दिख गया, वाटर, तो ये क्या करेगा, आप जानते हो वाटर के पास क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दो, तो ये क्या करेगा, इस वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH3, ठीक है, CH3 प्लस है, और वाटर ने क्या किया, इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमने H2O को OH2 लिख दिया, ठीक है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो जो देगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आपका बन जाएगा क्या, CH3 CH, ये दिया है O, तो O के ऊपर प्लस और H2 आ जाएगा। तो ये दूसरा काम कर सकता है, इट कैन कंबाइन विद ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, ये वाले, वाटर हमने लिखा था, वाटर दोनों होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये मतलब ले भी लेता है और दे भी देता है, ठीक है, तो ये कंबाइन हो गया। पहला कंबाइन क्या, एनायन से सीधा, अगर माइनस दिखे माइनस प्लस जुड़ जाए, या अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला दिखे, इलेक्ट्रॉन देने वाला, जैसे ये अगर इसको अमोनिया दिख गया, कौन दिख गया, अमोनिया, तो अमोनिया दिख गया, तो अमोनिया से भी ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3 CH, ये वाला है ना, तो इसने अमोनिया से अपना स्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जो दिया इलेक्ट्रॉन प्लस, ये आ गया, ठीक है, ये बन जाएगा। यानी जिसके पास लोन पेयर होगा वह क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा। यानी कार्बोनियम आयन का दूसरा एप्लीकेशन या इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि या किसी के पास अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन है उससे भी आपस में जुड़ जाएगा। पहला क्या था कि प्लस है, सीधा माइनस मिल गया, सीधा जुड़ जाएगा, लेकिन अगर माइनस वाला नहीं मिला, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला, तो उससे भी जुड़ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे आप देख लो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। जानते हो आप इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एसिड होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, यही बन रहा है। कौन से, लेविस एसिड, लेविस बेस, लेविस भी लिख लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, लेविस एसिड, ये लेविस बेस है, ठीक है। इसका दूसरा काम हो गया। अब ये तीसरा काम क्या कर सकता है, इसका जो तीसरा काम है, तीसरा काम, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन या कार्बोनायन दोनों बातें, कैन एलिमिनेट H+ फ्रॉम itself and form alkene। एंड फॉर्म्स एल्कीन, यानी एक कार्बोकैटायन जो है अपने में से H+ निकाल देगा। जैसे ध्यान से देखिए, अगर आपका ये CH3 CH+ है, CH3, तो इसको कोई नहीं मिला,
तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन से, अपना कार्बन से नहीं, जो जो प्लस है उसके से नहीं, जिसके बगल वाला कार्बन है वहाँ से क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन निकलवा देगा, एक हाइड्रोजन प्लस प्लस निकलवा देगा। तो क्या करेगा, CH3 बन जाएगा, CH प्लस, और क्या बन जाएगा, CH2 माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकला तो माइनस बचेगा, ठीक है, और प्लस H प्लस हो जाएगा, H प्लस निकाल देगा तो CH पे माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो यहाँ पे बॉन्ड होगा ये CH2 होगा, ऐसे होगा, जब H प्लस निकलेगा इस पे प्लस कब आएगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन द्वारा ले लिया जाएगा, जब दोनों कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, H के ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर तो प्लस निकल गया। वही तो कह रहे हैं हम कि कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन क्या करे, खुद में से H प्लस निकाल दे, जब H प्लस निकाल देगा इसको देखो बगल में ही मिल गया, H प्लस माइनस मिल गया, प्लस माइनस तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और प्लस H प्लस, यानी कार्बोनियम आयन कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, खुद में से H प्लस निकाल करके एल्कीन बना सकता है। और ये क्या है, एल्कीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका तीसरा एप्लीकेशन था, तीसरी प्रॉपर्टी थी ये, तो ये याद रखिएगा, ये H प्लस eliminates from adjacent कार्बन, यानी बगल वाले कार्बन से निकलेगा H प्लस, खुद का नहीं निकलेगा, देखो इसका नहीं निकलेगा, अरे पहले से गरीब है और गरीब कहाँ होगा, तो ये बगल वाले कार्बन से, या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। अब किससे निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, यही इसका एप्लीकेशन है। अब ध्यान से देखिए कि लोगों को रिएक्शन समझ में काहे नहीं आती, क्यों दिक्कत हो रही है। अब आप इसका जब एप्लीकेशन पढ़ लिए कि H प्लस निकाल सकता है, तो अगर हम आपको दे दें एक कंपाउंड, आपसे हम कह दें अब ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो है प्रॉपर्टी अपनी शो करे, तो ये प्रॉपर्टी अगर शो करेगा तो किस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, तो पहले तो ये अपने बगल वाले से निकालेगा, कार्बन से, इसके पास बगल वाले 3 मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 3 लोग मिले, अपने बगल वाले से निकालेगा। अब बगल वाले से निकालेगा तो 3 टाइप का एल्कीन बनेगा, देखो अगर ये निकाल दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये निकाल दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये निकाल दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको लिख ही लेते हैं, इसको लिख ही लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे जब ये निकालेगा तो ये CH3 CH, क्योंकि ये निकल गया ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH, ये सॉरी यहाँ पे CH होगा, तो C क्यों C होगा, सॉरी, क्योंकि 3 बॉन्ड और एक प्लस, सॉरी C, और इसका एक CH3 यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3 और ये CH3, ठीक है। जब इसको निकाले इसने तब, और इसको निकालेगा तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक H निकलेगा, CH2 बचेगा, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ही था पहले से, ठीक है। अगर इसको निकाला तो क्या बनेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, इस तीसरे वाले को, तो यहाँ से CH3 CH2 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस पे डबल बॉन्ड C, ये वाला H निकल गया, ये वाला है ना, क्योंकि इसका कार्बन का H निकल जाएगा तो ये बचेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3, और इसके बाद यहाँ पे CH3, 3 टाइप की एल्कीन बनी। अब आपको देखना है कि इन तीनों टाइप में कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा बनेगी। हम कहते हैं कि इस मिक्सचर में बताओ कि H प्लस निकलने के बाद कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा बनेगी, तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा बनेगी। अब यही रिएक्शन है, यही आपको समझ में आना चाहिए कि 3 टाइप की एल्कीन बनेगी। एल्कीन कैसे बनेगी, इसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस, तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा हमने, वैसे कार्बोनियम आयन के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आगे हम लोग इसको सेटजब रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ये बनेगा, सबसे ज़्यादा
ये बनेगा, फिर ये बनेगा, मतलब अगर ये 60% बना तो ये 30% बनेगा, तो ये कितना बनेगा 10% बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब सबसे ज़्यादा ये बनेगा। यहाँ तक कि मान लो कि ये 70 से 80% बन जाएगा, और ये 15% बन जाएगा, ये 5% ही बनेगा। ठीक है, तो ये है, इतना सबसे ज़्यादा ये बनेगा। क्यों ये बनता है उसको हम लोग आगे मैकेनिज्म के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इसकी 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक कार्बोनियम आयन कैन undergo rearrangement to increase stability। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये रीअरेंजमेंट कर लेता है। क्या कर लेता है? रीअरेंजमेंट कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे रीअरेंजमेंट करता है। जैसे CH3 CH2+, ये आपका कार्बोनियम आयन है। तो आप बताइए, जो ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है? ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे एक इससे कितने जुड़ा है इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला कार्बन कितने जुड़ा है? ये वाला केवल एक कार्बन से जुड़ा है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया? ये प्राइमरी हो गया। ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। ये क्या हो गया? हमारा प्राइमरी हो गया, प्राइमरी कैटायन हो गया। ठीक है, इसको 1 नंबर मतलब प्राइमरी कैटायन हो गया। अब ये अगर इसको कोई नहीं मिला तो ये क्या कर सकता है कि इस वाले बॉन्ड को पूरा तोड़ के ये ले ले। ठीक है, तो CH3- बन जाएगा, इस पे आ जाएगा क्या? प्लस। ये आ जाएगा CH3, ये तो ऐसे था, ये पूरा टूट गया, ये आ गया CH3- बन गया। ठीक है, CH3- बन गया ना, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। इस पे क्या आ गया? प्लस। और ये CH2+ पहले से था, तो ये टूट करके जाकर इससे मिल जाए। जब इससे मिल जाएगा तो ये यहाँ पे CH3 बन जाएगा। ये C से जो टूटा हुआ +- जुड़ जाएगा। अब ध्यान से इसको देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, तीनों तरफ जुड़ा है। तो क्या हो गया आपका? टर्सरी कैटायन हो गया। और आप जानते हो टर्सरी कैटायन इज मतलब तृतीयक वाले, टर्सरी वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ना, अभी हमने पहले देखा था। टर्सरी कैटायन या कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, यानी ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है ना। ये क्या है? मोर स्टेबल। ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल है। और ये क्या है? लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमने अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, जहाँ पे टर्सरी था, टर्सरी यानी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा था, ये प्लस वाला 3 कार्बन जुड़ा था, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल था। जो 2 से जुड़ा था उससे कम स्टेबल था, जो 1 से जुड़ा था और कम स्टेबल, जो किसी से ना जुड़ा था वो सबसे कम स्टेबल। तो ये देखो, यहाँ पे केवल ध्यान से देखो, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कम स्टेबल। यहाँ पे ये 3 कार्बन जुड़ा है, ये ज़्यादा स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं? मतलब पुनर्व्यवस्थित हो जाए, या पुनः व्यवस्थित हो जाए अपने स्ट्रक्चर को इधर उधर चेंज करके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर CH3 है, C है, CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2+ है। अब इसको बताइए क्या होगा? अब यहाँ पे प्राइमरी है, ये प्राइमरी मतलब एक ही कार्बन देखो जुड़ा है ना, ये। अगर ये प्लस चार्ज इस पे आ जाता, तो इस पे आ जाता तो 1 2 3 से जुड़ जाता। तो उसके लिए बांड टूटे कौन सा? ये टूटे कि ये टूटे? ये 3 बांड टूटना है। तो हाइड्रोजन बांड आपको पता है तोड़ना आसान होता है, तो ये टूट जाएगा। तो ये टूट के चला जाएगा इसके पास, तो ये माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे हाइड्राइड निकलेगा। ये हाइड्राइड निकलेगा,
है ना, हाइड्राइड माइनस मतलब CH3 माइनस H माइनस निकल के इससे जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH3, एक CH3 पहले से था यहाँ पे 2 और यहाँ से निकला तो इस पर आ गया प्लस और ये जाके माइनस लेके इससे जुड़ गया CH3, ये फिर से क्या हो गया, टर्सरी हो गया। ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। समझाया? तो अगर आपको रीअरेंजमेंट करना है तो बगल वाले से आप देखिए कि अगर ये प्राइमरी है, ये क्या प्राइमरी है ना, प्राइमरी है तो इसके बगल वाला अगर चार्ज पा जाए और वो सेकेंडरी बन जाए या टर्सरी बन जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि हमने CH3 दूसरे प्रॉपर्टी में हमने CH3 CH2 यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा हमने, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा हमने, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा था। क्यों, वहाँ पे दूसरे वाले जो प्रॉपर्टी थी हमारी वहाँ पे हमने ये लिखा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ये हमने लिखा था, क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये प्राइमरी है, ये क्या है प्राइमरी है, और जबकि ये क्या है, ये सेकेंडरी है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ध्यान से सही से लिख रहे हैं, ये CH3 है, CH ये और ये CH2 प्लस है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा, टूट के ये हाइड्रोजन हाइड्राइड बन के इसके पास चला जाएगा, ये CH3 CH, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस ये CH3, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये क्या था प्राइमरी हो गया, ये क्या था मोर स्टेबल हो गया, ये क्या था लेस स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मिक्सचर में आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो आप जानते हो हर कंपाउंड वांट्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, है ना, तो सभी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम होगा तो आपको मिक्सचर में ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा ये कम मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा, और अगर यही वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया बच्चों ना, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जान लीजिए कि आधी आप खत्म कर लिए हो। अगला है ये साथ 5वां, हाँ ध्यान से देखिए, अ कार्बोनियम आयन कैन अटैक ऑन एल्कीन ध्यान दीजिए, एल्कीन टू फॉर्म एन अदर न्यू कार्बोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी अगर कार्बोनियम आयन को मिक्सचर में एल्कीन दिख गया तो वह उस पर अटैक करके दूसरा कार्बोनियम आयन बना देगा, दूसरा प्लस चार्ज बना देगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपका ये CH3 प्लस है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये, क्योंकि ये 3 टर्सरी है। ठीक है, अब यह अगर देख लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3, इस वाले एल्कीन को देख लिया, तो इसके अटैक करने का कारण भी है। देखो ध्यान से बच्चों, इसके अटैक करने का कारण भी है। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब भी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो है ही, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही इसे पूरा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ये भी देने वाले हैं, तो जो ये वाला बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड जो है धक्का पा करके ये वाला इसकी तरफ आ जाता है। जब इसकी तरफ आ जाता है तो इस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। और ये पाई बॉन्ड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 पाई, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई होते हैं ना, 2 पाई होते हैं। पाई बॉन्ड होता है, पाई टाइप का बॉन्ड होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो ये आके इस पर आ जाएगा, इस पर आ गया तो माइनस आ गया, तो ये माइनस बन के इस पर अटैक कर देगा। तो आप समझ रहे हैं ना, इसको धक्का दिया, यानी एल्कीन भी अटैक करती है। कैसे, अब देखिए ध्यान से कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इसको इधर आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये धक्का दे रहे हैं, इधर नहीं जा सकते हम। ऐसा नहीं कि ये वाला आके अटैक करे, ये कार्बन अटैक करेगा, ये कार्बन नहीं अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इधर जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धक्का दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको इधर आना है।
ठीक है। तो ये अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3 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 C, और ये आके माइनस होकर इस पर जुड़ जाएगा C, ठीक है। ये जुड़ा, ये CH2 हो गया क्योंकि इस पर माइनस आए थे इससे जुड़ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन गया ना, ये इधर से गया तो इस पर आ गया क्या प्लस, ये बन जाएगा CH3 CH3। अब समझ आया बच्चों आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक कार्बोनियम आयन किसी दूसरे कार्बोनियम आयन पे, तो एल्कीन भी क्या होते हैं आप लिख लीजिए, एल्कीन्स आर आल्सो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स का जो एग्जांपल है आप वहाँ पे आके पीछे लिख लीजिए कि OH माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है, Cn माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल है। O Cn माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है, RO माइनस, R माइनस कोई CH3 होगा, है ना, CH3 मेथिल एथिल होगा, ठीक है। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन है लेकिन ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 एल्काइन है, ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये बेंजीन है, बेंजीन भी जो है आपकी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और अमोनिया हमने देखा था, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। एल्कीन भी इसमें आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और लिख लीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो देखिए इफ, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी माने विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल पावर क्या हो, न्यूक्लियोफाइल पावर क्या होगी, ये कम होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो गया तो हम आपसे कहें कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है या Br है, तो आप बताएंगे कौन होगा, ये, कौन, ये गलत, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल ये होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अपने आप आराम से रख सकता है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकता, ये अटैक बहुत तेजी से करेगा, ठीक है। ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ऐसे NH3 और वाटर में दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, ये O की वजह से, ये नाइट्रोजन की वजह से। अब दोनों में कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, अमोनिया। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, ठीक है। अब OH माइनस भी पड़ेगा आप ना, और O माइनस RO माइनस, इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि OH माइनस में H कम दे रहा है, लेकिन जो R होगा वो एल्किल ग्रुप होगा ना, CH3 होगा या C2H5 होगा, CH3 CH2 होगा, ये R ये होंगे ना एल्किल, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो और ज़्यादा निगेटिव होगा, तो और ज़्यादा ये जो है इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप हो जाएगा। चलिए इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अंतिम प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पावर है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन खुद रखने के लिए क्षमता ज़्यादा होगी, यानी वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता यानी वो धक्का देना चाहता है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है।
इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है कार्बोनियम आयन का, छठवां, ये देख लीजिए। ध्यान दीजिए या देख लीजिए, कार्बोनियम आयन कैन रिमूव एन हाइड्रोजन in the form of hydride from an alkane। यानी अगर किसी कार्बोनियम आयन को एल्केन दिख गया, तो अगर खुद से निकालना होता है तो H+ निकालता है, लेकिन दूसरा कोई उसके पास और एल्केन मिल गया तो उससे वो माइनस निकलवाता है। ध्यान से देखिए कैसे, जैसे CH3 ये प्लस है, ठीक है। अब इसको अगर ये दिख गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले हाइड्रोजन को, ये एल्केन है, इस वाले हाइड्रोजन को ये माइनस के रूप में निकलवा देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH और प्लस, अब ये निकलेगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, C+ CH3 CH। हमने वैसे तो सेम एग्जांपल दे दिया कि ये निकाला ये बना, ये निकाला ये बना, सेम मिल गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि दूसरे एल्केन में से ये हाइड्रोजन को निकलवा सकता है। ये इसकी 3, 4, 6 प्रॉपर्टियाँ थी। इसको बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।